नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सबको। सभी साथियों को नमस्कार। आज आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके और हमारे बीच में एक महान हस्ती प्रस्तुत है, जिनका परिचय आपके लिए एक अद्भुत होगा। इनका नाम है श्री योगेश कुमार मिश्र। इन्होंने एक संस्थान का गठन किया, इसका नाम है सनातन ज्ञानपीठ। और सनातन ज्ञानपीठ का एकमात्र उद्देश्य है कि वो आपको जो सृष्टि के नियम हैं उनके बारे में आपको समझाएंगे। आप कैसे करें अपना विकास, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके लिए आपके साथ में संवाद किया जाएगा। आप इनका शॉर्ट में आपको परिचय देता हूँ संक्षिप्त में, कि समय थोड़ा कम है हमारे पास। ये इनके पिताजी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है और बाद में सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी पैनल में। अब ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकारी वकील के पद पर नियुक्त हुए मात्र 27 साल की उम्र में। कितनी की उम्र में? 27 साल की उम्र में व्यक्ति को सोच नहीं आती कि हमें करना कहाँ जाना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है वो ये है कि 35 वर्ष की आयु से कम आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रकृति और ईश्वर के द्वारा इन्हें प्रदान हुई, उससे इन्होंने समाज का और अपने कल्याण के लिए प्रयोग किया। आज उसका भी ये आगे आपको बताएंगे, जिससे कि आपका जीवन भी सहज और सरल हो सके। दूसरी चीज़, उन्होंने भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है उसमें गौ सेवा अधिनियम जो कानून बना, उसके ड्राफ्टिंग और उसको लागू कराने का इनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। उसमें ये सचिव के पद पर रहे और 10 वर्षों में कोई भी गाय उस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कटी। 17,000 से ज़्यादा ट्रक इन्होंने पकड़े और उनको सीज किया। साथ में भारतीय रेल की 5 मालगाड़ियाँ सीज की गई जो कि गाय और जानवरों को ले जाने का कार्य किया जाती है। इनके उस कार्रवाई के बाद भारतीय रेलवे ने कानून बनाया कि उसकी गाड़ियों से कभी भी किसी भी जानवर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जो आज तक यथावत नियम बना हुआ। और आपका जीवन उज्जवल हो, इसी के लिए आज हमने आपके स्कूल में इनको बुलाया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनका स्वागत कीजिए। आपको मेरी आवाज़ पीछे तक सुनाई दे रही है? हमारे जितने भी हम लोग विश्व के 22 देशों में काम करते हैं। कितने देशों में? 22 देश। और हमारा हेड ऑफिस जो है लखनऊ, सवाई माधोपुर में। आप सुशील जी हैं, पिछले 15-16 साल से हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, आपके बगल में रहते हैं, इसलिए ये मुझे लेकर आपके पास। हम लोग प्रवचन नहीं देते, हम लोग डिस्कशन करते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। या तो आप सब लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को चुन लीजिए कि हमारी तरफ से ये डिस्कस करें, ठीक है? कौन व्यक्ति आप लोगों की तरफ से होगा जो सबसे अपने को तेज तर्राट और बड़ा होशियार समझता है? बताइए। आप यहाँ से कौन लीड करना चाहेगा? कौन लीड आज की सभा को? देखिए, आपका अवसर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई जनरेटिव हो, ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है, बस एक डिस्कशन के लिए जिस व्यक्ति से मैं डिस्कशन करूंगा सब लोग सीखेंगे। और अगर उसमें किसी को कोई बात है तो अपना हाथ उठाएगा तो मैं उससे बात करूँगा। लेकिन आप लोग किसी एक को रिप्रेजेंट करेंगे नहीं करेंगे? इधर ध्यान दीजिए, आप लोग सामने बताइए भाई, कौन सबसे ज़्यादा खुराफाती है आप लोग? यही है सबसे तेज। मतलब आप लोग इन्हें लीडर मान रहे हो अपना? क्यों भैया? कोई अदिति के अलावा चलिए अदिति जी से हमारी बात हो, ठीक है? तो अदिति जी, आपके अपने जीवन का क्या उद्देश्य है? मेरे जीवन का उद्देश्य, आपने अपने जीवन को प्लान किया होगा ना, कुछ बनना चाहा होगा, कुछ करना चाहा होगा,
जो मैंने सब्जेक्ट लिए मतलब मेरे पास कॉमर्स है, तो मैं उसमें जितना अच्छा हो सके उतना यही गलत है, यही मैं समझाना चाहता हूँ। ज़िंदगी, अब जैसे आप यहाँ से भी, मैं गाड़ी से निकला आपके स्कूल से बाहर, तो मेरे पास एक टारगेट होना चाहिए। भाई आप गूगल मैप पे क्या सर्च करोगे, लखनऊ जाना है तो वो आपको ऑप्शन बताएगा ABC। आप ये नहीं कह सकते हो अपने गाड़ी से कि जो सबसे अच्छी जगह है, जहाँ सबसे बढ़िया सुख हो, आप मुझे वहाँ ले चलिए। वो कहीं नहीं ले जाएगी, गाड़ी खड़ी रहेगी। यही जीवन है। आप जीवन का सबसे पहले टारगेट फिक्स करें कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग बताइए किसने अपने जीवन का टारगेट अभी तक फिक्स कर लिया? क्योंकि अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, अब आप लोग रनवे पर खड़े हैं, दौड़ना है आप। तो ये जो अभी तक आप लोग रनवे पर खड़े हैं ओलंपिक के, इसके पहले दौड़ने की एक्सरसाइज कर चुके हैं आप। अब आप लोग लाइफ में दौड़ने जा रहे हो। भाई इंटर क्रॉस करने के बाद क्या बचा जीवन में? बस रनवे पर दौड़ना और दौड़ के टारगेट को अचीव करना। लेकिन वो टारगेट क्या है जो आपने 12 साल 16 साल अपने जीवन के दिए पढ़ाई में? इसमें आपने क्या डिसाइड किया कि हमें कहाँ जाना? बताइए भाई, कोई बताइए, हाथ उठाइए, बताइए। कोई बता सकता है कोई कि आपने बता अपने जीवन का क्या लक्ष्य रखा हुआ है कि हमें यहाँ पहुँचना है या ये बनना है? सादा पानी। बंद कर दीजिए, आप ध्यान दीजिए इधर, तो आपके लिए बेहतर है। बोलिए भाई। और अगर आज तक डिसाइड नहीं किया तो क्यों नहीं डिसाइड? जीवन के इतने साल, भाई आयु क्या है? 80 साल। 80 साल में 1/5 आपकी आयु लगभग खत्म है। अब 20 साल लास्ट के खत्म हो गए। 60 साल के बाद, जैसे मैं 60 साल का हो गया हूँ, अब मैं बेकार हूँ, तो 20 साल 60 साल के बाद के बेकार हो गए, 20 साल पढ़ाई में बर्बाद हो गए। अब बचे 40 साल। इस 40 साल में करना क्या है, ये चीज़ कब डिसाइड करेंगे? किस एज में? अभी ना, तो अभी तक क्यों नहीं किया? ये जो आपका है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगी, मैं सर्वेयर बन जाऊंगी, मैं मतलब कुछ भी बन जाऊंगी, इंडियन अकाउंट सर्विस में चली जाऊंगी, ये कन्फ्यूज़न है। आप कहीं नहीं जा पाओगे। आपने गली के बाहर गाड़ी निकाली और आपको उस गली के बाहर निकलने के बाद इंद्रगढ़ जाना है कि लखनऊ जाना है कि दौसा जाना है, कहाँ जाना है, ये अगर डिसाइड नहीं है, माइंड में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप बस सिर्फ गाड़ी लेकर के इसी सवाई माधोपुर में चक्कर लगाते रहोगे, तो टाइम पैसा दोनों वेस्ट करोगे और बात को अपने घर लौट के। क्योंकि प्रतिदिन आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। भाई लाइफ एनर्जी है कि नहीं है, बताइए। एक दिन वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट, फिर कल इसी तरह फिर वेस्ट होगी, परसों इसी तरह फिर वेस्ट होगी। तो ये बात से आप सहमत हैं आप लोग कि आप लोगों को अपना लाइफ का टारगेट डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे ये बनना है, क्योंकि अब आप लाइफ के रनवे पर खड़े। सहमति दीजिए, असहमति दीजिए, बताइए। हाँ, या आप संवाद कर रहे हैं, आपको सहमत है बोलिए, कोई सवाल कर सकते हैं, नहीं सहमत है तो नहीं बोलिए। तो आपने कब डिसाइड किया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट वगैरह, जज वगैरह? मैंने मात्र 22 वर्ष की आयु में वकालत शुरू कर दी थी और मेरे दिमाग में यह था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सरकारी वकील बनूँगा। और 5 साल बाद 27 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट का सरकारी वकील बना। वकालत में मज़ा नहीं आया, हमने कहा अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करूँगा। तो फिर मैं जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, संयुक्त सचिव, और फिर मैंने 10 साल नौकरी की। फिर मुझे नौकरी में मज़ा नहीं आया, हमने कहा अब सोशल काम करेंगे। फिर अब हम लोग आपके सामने काम करेंगे, ठीक है। और जब मैं 22 साल में वकालत करने गया था, तो आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि उसके पहले मात्र 17 साल की उम्र में एक फैक्ट्री मैंने इस्टेब्लिश कर दी और हमारा सामान मैं नेपाल एक्सपोर्ट करता था। उस समय संसाधन कम हुआ करते थे समाज में, तो सोचिए मैं इलाहाबाद से काठमांडू स्कूटर से जाता था 1200 किलोमीटर, और जा करके वहाँ बिजनेस डील करके स्कूटर से लौटा। क्यों?
क्योंकि मैं जानता हूँ कि वकालत जब मैं शुरू करूँगा तो उसके बाद मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो इसलिए अपनी एनर्जी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। इसी तरह आप डिसाइड करो कि हमें कहाँ जाना है, फिर उसके माइलस्टोन डिसाइड करो कि फर्स्ट माइलस्टोन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तब आप किसी जगह पहुँचोगे। वरना क्या होगा, 22, 24, 28 साल, 25 साल तक आप बस सिर्फ घूमते रहोगे, कहाँ नौकरी मिलेगी, सरकारी मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी, क्या मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, और इसमें आधा जीवन वेस्ट हो जाएगा। होता है सब ऐसे ही होता है कि नहीं होता भाई? महिलाओं के पास तो, बच्चियों के पास तो एक ऑप्शन है कि हाउस वाइफ बन जाए, आपके पास तो हाउस हस्बैंड बनने का भी ऑप्शन नहीं क्या है भाई? बताइए, नहीं है। तो आज युवा को जो सबसे बड़ी मेरी समझ में 3 आक्रमण युवा की बुद्धि पर किए जा रहे हैं। पहला आक्रमण क्या है? सोशल मीडिया। इतने ऑप्शन, देखिए किसी को अगर भ्रमित करना हो तो उसके आगे ऑप्शन रख लीजिए। ऑप्शन क्या होता है? आप शादी में जाते हो, बुफे सिस्टम में खाना खाते हो, तो क्या है ऑप्शन? 60-70 तरह की चीज़ें रख दी। अरे भाई, पेट की क्षमता तो इतना खाने की है ना, 4 रोटी सब्जी बस इतनी खाओ। अब ये 60-70 तरह की चीज़ें रख दी गई, क्या करोगे आप कंफ्यूज हो, ये खाएं कि ये खाएं कि ये खाएं कि ये खाएं। अगर वहाँ 4 ही चीज़ हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस 4 चीज़ लिया, खाना खा लिया। इसी तरह सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करता है, कंफ्यूज करता है। मैं देखिए कोई मोबाइल फ़ोन लेके नहीं चलता, ठीक है? तो ये डिस्ट्रैक्ट करता है, कंफ्यूज करता है। इसलिए सबसे पहले सोशल मीडिया से बचिए। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ का टारगेट डिसाइड करिए और अपनी लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। जीवन में लोग कहते हैं अरे बहुत बेरोजगारी, बेरोजगारी कहीं नहीं है। बेरोजगारी नालायकों के लिए। आप ये बताइए, अब्दुल कलाम क्या बेरोजगार हैं? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि दूसरा अब्दुल कलाम बन नहीं सकता। दूसरा व्यक्ति अब्दुल कलाम नहीं बन सकता, इसलिए अब्दुल कलाम कभी बेरोजगार नहीं होंगे। ऐसी बात है कि नहीं है? मुकेश अंबानी बेरोजगार है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी मुकेश अंबानी बन नहीं सकता, दूसरा आदमी गौतम अडानी बन नहीं सकता। तो आप अपने टारगेट को इस तरह अचीव करिए कि आपका ऑप्शन सोसाइटी में खत्म हो जाए। और जिस दिन आपका ऑप्शन सोसाइटी में खत्म हो जाएगा, उस दिन आप बेरोजगार नहीं होंगे, दुनिया आपको ढूंढेगी। ये क्या है? एक सिविल इंजीनियर है, इसी आपके सवाई माधोपुर में ढूंढेंगे तो 2500 सिविल इंजीनियर मिल जाएंगे। इतने तो मिल ही जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे। लेकिन ये सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और कंपनी का डायरेक्टर इनसे पूछ के काम करता है। डायरेक्टर जो कि इनसे 6 रैंक ऊपर का अधिकारी है, लेकिन वो इनसे पूछ के काम करता है, सुशील बताओ इसमें ये ठीक रहेगा, ऐसा कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारे ऑप्शन ख़त्म कर दिए। आज जो ये अपने जैसे एयरपोर्ट बनाते हैं, 5 स्टार होटल बनाते हैं, अभी बॉम्बे में नानावती हॉस्पिटल का 2nd यूनिट बना रहे हैं, और इस तरह के जो ये काम करते हैं, तो इसमें इनको इतना नॉलेज हो गई अपने सेक्टर की कि अब इनका ऑप्शन नहीं है। आज इनके पास 6 से 7 कंपनियों के ऑप्शन हैं कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, आप मेरे यहाँ आ जाइए, आप मेरे यहाँ आ जाइए। ये बेरोजगार नहीं हो सकते, गारंटी नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन्होंने अपने को अपने सेक्टर में इतना डेवलप कर लिया कि अब इनकी डिमांड दुनिया में सब जगह। तो क्या आपने जो भी बनना चाहा पहले तो वही डिसाइड नहीं किया? दूसरा डिसाइड कर लिया तो क्या आपने कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन अपने अंदर डेवलप की? ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल अपने अंदर डेवलप की कि आपका विकल्प सोसाइटी में ख़त्म हो गया? नहीं की। आप जीवन भर स्ट्रगल में रहेंगे। जीवन में संघर्ष का कारण बस सिर्फ एक है, जो मैंने अपने जीवन में सीखा, कि हमारा ऑल्टरनेट मौजूद है, बस यही संघर्ष।
और अगर आपने अपने को इस तरह डेवलप कर लिया कि आपका ऑल्टरनेट खत्म हो गया, आप अपने लाइन के मास्टर हैं, जैसे अजीत डोरवाल साहब, उनका ऑप्शन नहीं है पूरे भारत में, मास्टर हैं तो हैं, बस बात खत्म हो गई। तो क्या अजीत डोरवाल साहब 74 साल की उम्र में सर्विस नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं कंट्री को सर्विस, क्योंकि उनका विकल्प है ही नहीं। सरकार की मजबूरी है, वो 90 साल के भी हो जाएंगे तब भी चल नहीं पाएंगे, तब भी उनको गाड़ी में लाद के ला के बिठाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो अपने को डेवलप किया है इतने सालों में, उसमें उनका ऑप्शन कोई नहीं है। तो क्या आपने अपने को ऐसा डेवलप किया कि अब आपका ऑप्शन इस सोसाइटी में खत्म हो गया? नहीं किया। तो स्ट्रगल आप क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके ऑप्शन मौजूद है, आपका ऑल्टरनेट मौजूद है। तो गलती आपकी है या सोसाइटी की? आपकी है ना। इम्प्रूवमेंट किसे करना है? आपको करना है। इसी तरह हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? आपको अब रनवे पर दौड़ना है सोसाइटी के, सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करें। ये नहीं कि अरे मिल जाएगी कहीं नौकरी तो ठीक है, होटल में मैनेजर ही हो जाएंगे, पढ़े लिखे तो हैं ही, चलो होटल में नहीं मिलेगी तो पेट्रोल पंप पे मैनेजर हो जाएंगे, वहाँ नहीं होगा तो कोई प्राइमरी स्कूल में मैनेजर हो जाएंगे। ये नहीं, आप डिसाइड करो। जैसे अगर आपको पेट्रोल का मैनेजर होना है तो पूरे पेट्रोलियम इंडस्ट्री की आपको जानकारी होनी चाहिए। आप एक ऐसे हुनर बने, जैसे कौन? कोई ऑप्शन बताइए, नाम किसी के दिमाग में है? नहीं है? नहीं है ना? बोलिए, नाम बताइए। क्या बोल रहे हैं? क्या बोलिए? आप खड़े होकर बोलिए जो बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं मन से बोलो, खड़ा खड़े होकर बोलिए, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, बोलिए क्या बोल रहे हैं। आवाज आई थी पीछे से। विराट कोहली। एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जो एकदम अनपढ़ था लेकिन आज भारत की पेट्रोलियम इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है? धीरूभाई अंबानी, 6th पास आदमी। लेकिन वो जब यमन में पेट्रोल बेचते थे, डिस्पेंसर यूनिट से गाड़ी में पेट्रोल डालते थे, तो उनके मन में एक ख्वाब था कि मैं एक दिन अपनी फैक्ट्री डालूंगा, और उन्होंने जामनगर में अपनी रिफाइनरी डाली। प्राइमरी स्कूल के टीचर के लड़के, वही फैमिली बैकग्राउंड में पैसा नहीं है ना, लेकिन मन में एक ख्वाब था कि मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री का सुपरस्टार बनूंगा। और मात्र 30 साल के अंदर उस आदमी ने जामनगर में पेट्रोलियम इंडस्ट्री डाली, पॉलिस्टर इंडस्ट्री डाली। एक कबाड़ी, बिहार का एक अनपढ़ कबाड़ी आज विश्व स्तर पे काम कर रहा है। नाम बताइए। नहीं जानते? मैं बताऊं। वेदांता ग्रुप सुना है आपने? 20 लाख करोड़ की कंपनी है, उसके मालिक का नाम है अनिल अग्रवाल। बिहार के रहने वाले अनिल अग्रवाल जी अनपढ़ हैं, आज भी वो हिंदी इंग्लिश नहीं लिख पढ़ पाते, 72 वर्ष की आयु हो गई। और अमेरिका और इंग्लैंड जैसी कंपनी देशों के अंदर उनकी कंपनियों के शेयर बिकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें स्टील इंडस्ट्री का सुपरस्टार बनना है। आपके जीवन के विकास में शिक्षा आपकी सहायक है, शिक्षा से कुछ नहीं होता, शिक्षा आपकी सहायक है। होता किससे है? आपके अपने संकल्प से। और संकल्प विहीन व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है। जिसके पास टारगेट डिसाइडेड है और उसने अपने टारगेट पर बचपन से काम शुरू कर दिया, तो जब पेट्रोल बेचने वाला, कबाड़ बेचने वाला, मंदिर में घंटी बजाने वाला मुख्यमंत्री हो सकता है, चाय की टपरी पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। सोचिए कितनी अपॉर्चुनिटी है भारत के अंदर। लेकिन आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपने डिसाइड नहीं।
चाय की टपरी पर चाय बेचने वाला व्यक्ति के पिताजी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, क्योंकि कांग्रेस के नेता उनकी टपरी पर चाय पीने आते। तो जो बच्चा उनको जाकर गिलास देता था, उसने ये डिसाइड किया कि नेताओं में सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और बस वो उसमें लग गया और आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। आपको लगना पड़ेगा, पहले डिसाइड करिए क्या करना है, फिर उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठे करिए, उसका प्रोसेस समझिए और उसमें लग जाइए। आपका सारा ऑप्शन खत्म, सारा स्ट्रगल खत्म। जीवन में कहीं संघर्ष नहीं है। जीवन के सारे संघर्ष आपके टारगेट डिसाइड ना होने के कारण है। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पूरी कर रहा हूँ। आप लोग अपने जीवन का टारगेट डिसाइड करिए सबसे पहले, और जो टारगेट डिसाइड करिए उस टारगेट पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए, और जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करिए उसके हिसाब से एक अपना लाइफ प्लान बनाइए, और वो जो लाइफ प्लान बनाइए उसको एग्जीक्यूट करिए ईमानदारी से। जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है? किसी को कोई प्रश्न, कोई बात, कोई शंका, कोई चीज़ पूछनी हो, मेरी बात किसी को एक्सटेम्पोर लग रही हो, तो आप अपनी बात, मेरा प्रवचन पूरा हो। आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस बारे में जो बताया गया है, सबने आपको बताया कि टारगेट कैसे अचीव करना है, तो आपको पता चलेगा कैसे अचीव करेंगे टारगेट, उसके लिए क्या करना है पता किसी को भी नहीं है अभी भी। कोई भी स्टूडेंट खड़ा होकर बता दें अपना टारगेट कैसे अचीव करेगा, सबने बताया, पूरी आपको जानकारी दी। तो कोई स्टूडेंट यह खड़ा होकर बताते हैं कि हम टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम क्या एफर्ट करेंगे, क्या प्रयास करेंगे, या हमें क्या करना चाहिए। आपको नहीं आता तो इनसे पूछिए कि सर हमें एफर्ट करने के लिए हमें क्या प्रयास। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत हेल्दी प्रश्न है ये। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, लेकिन आपने एकदम हिट किया उस जगह पर जहां पर आपका माइंड ब्लॉक। सही बात। कैसे अपने जीवन का टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, बताइए भाई। आप लोग बोलते ही नहीं है, क्लासरूम में भी ऐसे बैठे रहते हैं, बस टीचर कुछ भी पढ़ा के चला गया। चलो इसमें ये मान लीजिए 10th पास आउट है, जो 11th और 12th के अंदर पढ़ रहे हैं वो एक डिसाइडेड हो गए, फर्स्ट स्टेज उन्होंने पार कर लिए। अब उनका क्या टारगेट है, क्या अचीव करेंगे आप लोग। 11th 12th वाले क्लास वाले कोई स्टूडेंट खड़ा होकर बता, बिल्कुल जितने आप झिझकोगे उतना ही पीछे रहेंगे। जीवन में आप लोग जब तक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, तो आप जमीन पे खड़ा होकर बेर भी बेचना चाहेंगे तो नहीं बिकेंगे। अपनी मिट्टी को, अपनी राख को भी आधा बेचने की आपके अंदर कला होनी चाहिए। वो आपका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको नजर नहीं आ रहा किसी स्टूडेंट के अंदर, वो साहस आपके अंदर होना चाहिए। 12th में कौन, 12th के बच्चे कौन कौन है? 11th 12th दोनों ही। ठीक है। अब इसमें क्लास मॉनिटर कौन है? चलिए, एक तो आप लीडर बन रही थी, आप बताइए आप कैसे डिसाइड करेंगी कि हमें जीवन में करना है? पहले तो मैं जिस फील्ड में हूँ उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किस फील्ड में एक बात खड़ा होकर बताया जो सभी बच्चे सुने, आप सभी मोटिवेट होंगे। जैसे ये बात जो बोल रही है, हो सकता है आपको भी कुछ ऐसा उसमें महसूस हो कि हम भी बोल पाए। आप इधर जी, इधर जी। मैं कॉमर्स फील्ड में हूँ, तो पहले मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस है उसमें करने के लिए, फिर मुझे उनमें जो भी सूटेबल होगा। आपने कॉमर्स ली क्यों, जब अभी तक आपने कुछ उसके बारे में नहीं पता किया? सर ऐसा सोच तो रखा है, बट ये है कि अभी नहीं, क्यों लिया? मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब आपने उसके बारे में कोई स्टडी आज तक नहीं की थी, तो अपने जीवन के 2 साल कॉमर्स पढ़ने में बर्बाद क्यों किए? मुझे साइंस नहीं लेनी थी और आर्ट्स में फिर बाद पहले इंटरेस्ट नहीं था, हाँ। इसलिए मैंने कॉमर्स की। ठीक है, तो जब आप कॉमर्स में आई तो अब आपको कॉमर्स में 1-1.5 साल हो गया पढ़ते हुए,
अभी तक आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं इकट्ठी की कि जिस सेक्टर की मैं एजुकेशन ले रही हूँ उसमें मेरा फ्यूचर क्या क्या हो सकता है? ऐसे इन्फॉर्मेशन तो है, पता तो है, बट अब ये बताइए 5 काम ऐसे बताइए जो बतौर कॉमर्स स्टूडेंट आप कर सकती हैं फ्यूचर में। 5 काम बताइए। सबसे पहले तो सीए आता है, ज़्यादातर बच्चे उस पे जाते हैं। ठीक है। सीएस होता है और बैंकिंग सेक्टर है, और इस पर मैं जिस साइड में मेरे को जाने का इंटरेस्ट पड़ रहा है वो सीएफ होता है, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लेकर होता है, तो मेरी बिल्कुल इच्छा सही है। उसमें जाने की है। बिल्कुल सही है। और तो सोचा नहीं था, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो देखते हैं। देखिए कॉमर्स का एक अच्छा स्टूडेंट कभी भूखा नहीं सोता, क्योंकि मैं खुद एमकॉम, और आप लोगों को ये सुनकर ताज्जुब होगा, मैंने एमकॉम और एमएससी दोनों पढ़ी है। पहले मैंने कॉमर्स साइड पूरी पढ़ाई की है, फिर इसके बाद जब मैंने लॉ पढ़ रहा था तो मैंने हाई स्कूल, इंटर और बीएससी एमएससी फिर पढ़ी। बस पढ़ने का शौक पड़ा। तो ये जो बच्ची कह रही है ये एकदम सही बात है। आपके आगे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस ऑप्शन में 5 जगह जाने के अलग अलग रास्ते हैं। भाई आप बैंक की नौकरी करना चाहते हैं, अलग टाइप का एग्जामिनेशन होगा। आपको सीए करना एक अलग टाइप की पढ़ाई होगी, सब होगा। तो उसमें से क्या आपको पैशन है, आपका शौक क्या है? जिस दिन हमें ये पता लग जाए कि जिस सेक्टर में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इस सेक्टर में ये मेरा शौक है और मैं यही बनूंगा और कुछ नहीं बनूंगा, बस यही लक्ष्य का निर्धारण है। ठीक है नहीं? आप क्या काम कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आप ही कॉमर्स के स्टूडेंट, तो अपने जीवन का आपने क्या, बैठ जाओ, आपने जीवन का आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया? सीए कन्फर्म। अब आप हमें ये बताइए कि आप सीए बनेंगे, इंडिया में कितने सीए इंस्टीट्यूट हैं जो पढ़ाते हैं? नहीं, ये नहीं, आपने जब डिसाइड कर रखा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे आप सीए बनना है, अब आपने डिसाइडेड है, तो आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए कि भारत में सीए पढ़ाने के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, वो लिस्ट निकालिए, उसमें से बेस्ट सीए के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस क्या हैं उनको देखिए। उनके अंदर जो बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनके वो आते हैं अनसॉल्व पेपर पिछले 3 साल 5 साल, आप वो 3 साल 5 साल के अनसॉल्व पेपर लिखिए। फिर उनको अपने आईक्यू पर अपने सर से या किसी से पूछकर आप डिसाइड करिए कि भाई मुझे सीए बनना है, मुझे इन 5 इंस्टीट्यूशन में कहीं से सीए करना है और इसके लिए मेरे पास ये अनसॉल्व पेपर है। अब आप मुझे इसमें मदद करें। जब आप इतना होमवर्क कर लेंगे तब आप सीए बनने के लिए तैयार हैं। सीए बनना एक ख्वाब है, लेकिन ख्वाब को धरातल पर लाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे व्यक्ति संपन्न नहीं हो सकता। कोई काम ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास प्लानिंग नहीं है। मैं एक छोटे उदाहरण से समझाता हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप 1 रुपये डालिए और 6 महीने में वो 25 रुपये होके मिल जाए? नहीं है। बताइए हुए है कोई? नहीं है। अरे आप लोग बोलते नहीं? बोलो ना, अभी हाँ ना, हाँ ना, जवाब दीजिए। फ्रेंडली जवाब दो, आराम से क्वेश्चन पूछे आप। नहीं है। मन में जो आपके विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो एग्रीकल्चर है कि नहीं है? 6 महीने के अंदर आप जो भी उसमें फील्ड करते हैं, डालते हैं, वो 5 गुना होके, 10 गुना होके, 15 गुना होके मिलता है। इसके बाद भी किसान आत्महत्या करता है। ईश्वर उसको 6 महीने में 5 गुना करके दे रहा है, फिर भी किसान आत्महत्या करता है। सही बात है? क्यों कर रहा है भाई? फसल खराब हो जाती है, और नहीं। वो जो बेचने जाता है ना, तो उसको तो कम जो की money- ये तो प्रॉब्लम है। ये जो आपने बताया ये तो सरकारी रिकॉर्ड की प्रॉब्लम है। सही बात क्या है कि किसान ईमानदारी से किसानी नहीं करता। मैं आपको ऐसे किसानों से मिलवाऊंगा महाराष्ट्र के जो 2 एकड़ ज़मीन है उनके पास,
और 40 से 50 लाख रुपए साल का पैदा करते हैं। 40 से 50 लाख। उन्होंने आम के बगीचे लगा दिए। आम के बगीचों के नीचे उन्होंने एक लोहे का जाल बना करके उसमें लौकी, तरोई, कद्दू, दिस दैट ये लगा दिए। उसके नीचे छोटे कद के पौधे लगा दिए, बैगन है, टमाटर है, ये सब लगा दिए। और ज़मीन के अंदर जो पौधे होते हैं कौन से, आलू है, ये गाजर है, मूली है, ये ज़मीन 5 लेयर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बस सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन। और उस 5 लेयर एग्रीकल्चर में पर डे 25 से 30 हज़ार रुपये का माल मार्केट में बेचें। और बेचने नहीं जाते हो, अड़तिये की गरज हो तो गाड़ी भेज देना, माल लगवा देंगे। तो वो किसान क्यों नहीं आत्महत्या कर ले रहा भाई? वो कैसे लाखों रुपए कमा ले रहा है? क्यों? क्योंकि वह ईमानदारी से अपनी किसानी कर रहा है। आप किसानी नहीं कर रहे हो, आप किसानी के बहाने अपना जीवन यापन कर रहे हो। हम किसान हैं साहब, आप किसान हो ही नहीं, आप तो अपना टाइम पास कर रहे हो। जब तक पिता जिंदा था पान की दुकान पर खड़े होकर लफंगे ही कर रहे थे, अब पिता मर गया, मजबूरी में खेत जाना पड़ रहा है। लेकिन ना आप तब सीरियस थे ना अब सीरियस है। नेचर आपको इतना देता है, मैं जैसे अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि नेचर आपको इतना देता है कि जीवन में एक हाथ यूं रखिए और दूसरा यूं रखिए और अरबपति हो जाएंगे। एक हाथ यूं रखिए, दूसरा यूं रखिए और सो जाइए, अरबपति हो जाइए। इतना नेचर देता है। ये मेरे बेटे हैं, कहाँ है? ये आओ इधर से। ये मेरे बेटे हैं, इन्होंने जर्मन से पढ़ाई की है, क्लाउड कंप्यूटर की सिक्योरिटी का काम करते हैं। क्लाउड कंप्यूटर जो है ये फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर है, ये तो आप लोग जानते हैं। आने वाले युग में फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर जो है इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर, ठीक है। तो ये जर्मन से पढ़े हैं, बर्लिन से, और क्लाउड कंप्यूटर के सिक्योरिटी के काम करते हैं। पहले ये गूगल में सिक्योरिटी की नौकरी करते थे, अभी वहाँ अपना जॉब छुड़वा के मैंने बुला लिया क्योंकि हमारा अपना काम इतना बड़ा हो गया है कि उसको संभालने के लिए यही अकेले बेटे हैं। एक मेरी बेटी भी है, वो अमेरिका की कंपनी है ट्रांसपरफेक्ट, उसमें लॉ ऑफिसर। ठीक, अब इस बच्चे को मैंने क्लाउड कंप्यूटर की एजुकेशन दी क्यों? मैंने उसको सीए क्यों नहीं बना दिया, एडवोकेट क्यों नहीं बना दिया, या और कुछ क्यों नहीं बना दिया? कोई बता सकता है आप लोगों को? ये पिता का काम है, ऑब्जर्वेशन। मैं बताऊं, जब ये 5th क्लास में था, 6th में, तो इसका जन्मदिन था जनवरी में। मैंने इससे कहा कि भाई तुम्हें जन्मदिन में कितने बच्चों को बुलाना है? इसने कहा डैडी रुकिए, अपनी डायरी को निकाली, स्कूल की कॉपी पे उसमें लिखना शुरू किया। आधे पौन घंटे तक लिखता रहा तो कहता 330 स्टूडेंट्स। भाई साहब मैं तो बेहोश हो गया, तुरंत पानी पिया एक गिलास। हमने कहा कि क्या ये नेता बनेगा, विधायक बनेगा? मतलब कि 1500 स्टूडेंट में 350 स्टूडेंट इसके आएंगे बर्थडे में, क्या चक्कर है? हमने अपनी मिसेज से कहा कि अरे बच्चा है, ऐसे ही 40-50 बच्चों का भोजन बनवाओ, तो बाकी कहीं कुछ नहीं। अब साहब बच्चे आना शुरू हुए, 150-200 तक हो गए। अब मेरी भी हार्ट बीट बढ़ने लगी। फिर मोहल्ले में जितने वो चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा बनाने वाले थे, मैंने अपने सब कर्मचारियों को दौड़ाया कि भाई इसके यहाँ से जितना चाउमीन है खरीद लाओ, इसके यहाँ से जितना मंचूरियन है खरीद लाओ। सब लाते गए, वो ढोंगे में भरते गए, बच्चे खा के जाते रहे। बाद में देखा कि वास्तव में 350 बच्चे आ गए। अब मेरा दिमाग खटका, हमने कहा कि ये क्या बनेगा भाई? नरेंद्र मोदी जी चल ही रहे थे, हमने कहा शायद ये भी भारत प्रधानमंत्री बने। फिर मैं इसके स्कूल गया, और स्कूल में मैं जो इनकी क्लास टीचर थी उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि ये जब 6th-7th में था तो ये गेम होते हैं वीडियो गेम, उसकी डेमो सीडी बाज़ार में आती है, वो फ्री होती है, और फिर उसकी जो मास्टर सीडी होती है वो ऑन पेमेंट होती है। तो ये मेरे साथ जाता था, गेम की डेमो सीडी ले आता था,
और ला करके उसको कंपनी के सर्वर से क्रैक कर देता है, और क्रैक करके वो सीडी को ये फुल गेम सीडी बना के डाउनलोड करके अपने दोस्तों को बांटता है। सोचिए, कंपनी जो इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री चला रही है, उसके सर्वर से कोड को निकाल करके और डेमो सीडी को फुल सीडी में कन्वर्ट कर देना कितना बड़ा काम है? बड़ा काम कि नहीं है? और क्लास 6-7 का लड़का। चलो भाई ठीक है। इसके बाद कोविड काल आया, मैंने वहीं डिसाइड कर लिया था कि इसे बनाना कंप्यूटर का इंजीनियर। मैंने उस ज़माने में आज से करीब 15 साल पहले, 12 साल पहले, इनका जो कंप्यूटर था वो 3.25 लाख रुपए का कंप्यूटर, जो घर पर मैंने इनको गिफ्ट किया, क्योंकि जब तुम काम करोगे तभी तो स्किल डेवलप होगी। तो वो मैंने इनको दिया। अब इसके बाद इनको भेजा यूनिवर्सिटी, गए पढ़ने। पहले दिन पढ़े, यूनिवर्सिटी कुछ समझ में नहीं आई, टीचर से 2-4 बात की, टीचर भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में ही ताला डाला। तो साहब इन्होंने क्या किया कि अगले दिन जब ये अपने लैब में गए, तो लैब से इन्होंने यूनिवर्सिटी के सर्वर को लॉक कर दिया, और यूनिवर्सिटी का सर्वर लॉक करके चले आए। अब जब यूनिवर्सिटी का सर्वर लॉक करके चले आए, तो जब इनका क्लास खत्म हुआ, नेक्स्ट बच्चे गए, तो वहाँ पर जब वो अपना कोड डाले तो सर्वर ओपन ना हुआ। अब वो सब बंद। फिर उन्होंने अपने टेक्नीशियन को बुलाया, वो आया, दिमाग लगाता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर जब कोई बात नहीं हुई, सर्वर ओपन नहीं हुआ, तो वो दिल्ली से जो उनका सर्वर इस्टेब्लिश किया था वो आया। उसने कहा साहब किसी स्टूडेंट ने या किसी कर्मचारी ने, स्टूडेंट नहीं, उसने कहा किसी कर्मचारी ने आपका सर्वर लॉक कर दिया। तो चलो भाई ठीक है। अब फिर इसका सर्वर खुला, तो फिर CCTV कैमरे लगे रहते हैं स्कूलों में, उससे पकड़ा गया कि किस स्टूडेंट की ये बदमाशी, किसने किया है? किसने किया। अब ये पकड़ में आए। अब मुझको बुलाया गया शिकायत के तौर पे, पिताजी से शिकायत किया। अब वहाँ वाइस चांसलर बैठा है, डायरेक्टर बैठा है, और इनका टीचर बैठा है। और मैं जाकर बैठ गया। 10 मिनट तक आपकी वजह से मेरे लड़के, मेरा यूनिवर्सिटी का ये लॉस हो गया, मेरा सर्वर बंद कर दिया, तो मुझे यहाँ से ये बुलाना पड़ा, वो बुलाना पड़ा, 80,000 रुपये लग गए, ये लग गए, वो लग गए। वो अपना प्रवचन देते रहे। तो भाई मैं भी एडवोकेट तो हुई, तो मैंने 10-15 मिनट उनकी बात बड़े एकदम तसल्ली से सुन ली, बड़े गिल्टी भाव से, जैसे मैंने बड़ा अफसोस हो गया। इसके बाद मैंने एक लाइन डायरेक्टर साहब से कही। हमने कहा डायरेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने बच्चे को आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा के बहुत बड़ी गलती की। कहले क्या मतलब? हमने कहा मेरा मतलब बस सिर्फ इतना है कि जब मेरे बच्चे के द्वारा बंद किया गया सर्वर पूरी यूनिवर्सिटी के टीचर मिलकर नहीं खोल पाए, तो ये बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? अगर आपके टीचर्स में इतनी काबिलियत नहीं है कि जिस बच्चे ने सर्वर लॉक कर दिया, उस पूरी यूनिवर्सिटी के सारे टीचर जो उसको सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, वो उस लॉक को तोड़ सकें, तो इसे पढ़ाएंगे। अब इसका जवाब ना वाइस चांसलर के पास था, ना डायरेक्टर के पास था, ना टीचर के पास था। सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद दूसरा अचीवमेंट इनके लाइफ का क्या था कि आप लोगों ने विद्या भारती नाम सुना होगा, जिसके सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर पूरे देश में। उनका 14,000 स्कूल है और 42 लाख बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं। उस सर्वर को इस्टेब्लिश किया इस बच्चे ने आज से 6 साल पहले, और उसमें जो उन्होंने इनको पेमेंट दिया, उस पेमेंट से ये जर्मन पढ़ना चाहते हैं। तो सोचिए, क्लाउड, मैं मतलब मैसेज क्या देना चाहता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटर की सिक्योरिटी की पढ़ाई किए बिना इस बच्चे के पास इतनी नॉलेज थी जो इसके यूनिवर्सिटी के टीचर के पास नहीं थी, और इसने वो सर्वर इस्टेब्लिश कर दिया इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कि उस सर्वर में जो इसको पैसा मिला उससे पढ़ने ये फॉरेन चला गया। इसको पिता के पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अब आज की डेट में ये कभी बेरोजगार हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो सोचिए 22 साल अभी एज है, 23वां साल इनका चल रहा है। 23 साल की उम्र में अगर लड़के ने इतना अचीव कर दिया, अपने आप को इस जगह ला के खड़ा कर दिया, तो इनका लाइफ सिक्योर इनके पैशन से हुआ या एजुकेशन से हुआ?
पैशन से ना, इसीलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन आपको सपोर्ट करती है, लेकिन आपका पैशन आपको इस्टेब्लिश करता है। हमारी बेटी ट्रांसपरफेक्ट कंपनी में काम करने गई, वहाँ पर 25-30 फाइल का डिस्पोजल आदमी एक दिन में कर लेता है, तो ये माना जाता है कि एक एवरेज, और अगर 40 फाइल हो तो लड़का मतलब बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी बेटी ने पहले ही दिन 400 फाइल निपटाई। भाई साहब 3rd फ्लोर से डायरेक्टर उतर के आया देखने कि वो लड़की है कौन सी जो एक दिन में 400 फाइल निपटा दी। और फिर उसके बाद उसने उनको बुलाया, कहा देवी जी आप ये काम मत किया करिए। कहा क्यों? कहने लगे आप करोगे तो फिर अमेरिका की कंपनी है, वो कहेंगे जब एक एम्प्लॉय 400 फाइल कर सकता तो दूसरा कम से कम 100 फाइल तो करे, तो दूसरे के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। इसलिए आप कहने लगे तो फिर मैं क्या करूं सर? कहने लगे आप दिन भर व्हाट्सएप खेलिए, वीडियो गेम खेलिए, कुछ भी करिए, बस सिर्फ आप 15 मिनट काम किया करिए, इससे ज़्यादा मत किया करिए, नहीं तो हमारा एल्गोरिथम भी बिगड़ जाएगा। अब वो क्यों उसके अंदर ये हुनर डेवलप हुआ? वो इसलिए हुआ कि जब वो पढ़ती थी तो मैं जब अपने केसेस तैयार करता था तो वो मेरे साथ बैठ के डिस्कस करती। ये केस स्टडी है, केस स्टडी, ठीक है। वो मेरे साथ बैठकर केसेस वो करती थी कि इतनी मोटी फाइल में वह कौन से 4 पन्ने होते हैं जहाँ पर क्रैक होता है मुकदमे का। ये स्किल उसने सीखा, इसलिए वो 400 फाइल एक दिन में निपटा पाती। और आदमी वो इतनी मोटी फाइल दिन भर बैठा पढ़ता रहेगा, फिर जाके डिसाइड करेगा। उसको मालूम है कि ऊपर के 25 पन्ने बेकार है, पीछे के 25 पन्ने बेकार, बीच के ये 4 पन्ने पढ़ने हैं बस। तो ये हुनर उसने सीखा। आपके स्किल, आपका हुनर आपको आगे बढ़ाता है, एजुकेशन उसमें सहायक है, लेकिन ये कब आगे बढ़ाएगा? जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि हमें जीवन में करना चाहिए। स्किल आपको जनरेट करनी पड़ेगी। स्किल खुद होता है, वो आपका शौक है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? और कोई चीज़ आप लोग जानना चाहते हैं मुझसे? कोई क्वेश्चन पूछना चाहे बेझिझक होके आराम से। ये अपन एक आपस में आप भी वही आपको लग रहा है कि हम टारगेट को कैसे अचीव नहीं कर पा रहे, या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये समस्याओं का सामना या कोई करना पड़ रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो आप लोगों में जो कोई टारगेट अचीव करना चाहता है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे उसको अचीव करूं। हाँ। है कोई ऐसा आप में से? ऐसा कोई हो तो आप खड़े अच्छा, होइए। आप अपना टारगेट बताओ, खड़े होके बताइए, आप बोलिए, कोई बताइए। आपने क्या सोचा, क्या करना है? ये सर मैं फ्लैट करना चाहती हूँ। क्या चीज़? फ्लैट। क्लैट? फ्लैट। अच्छा, और उसके बाद मैं क्लैट क्यों करना चाहिए? सर बिकॉज मेरा लॉ में इंटरेस्ट है। क्या चीज़? लॉ में इंटरेस्ट नहीं, लॉ में इंटरेस्ट है तो आप क्लैट से ही लॉ क्यों करना चाहिए? सर क्योंकि ना पहले क्लैट का प्री एग्जाम लगता है और उसके बाद क्लैट के बाद ना 5 साल मुझे बोर्डिंग स्कूल क्या क्लैट पढ़ने के बाद आप मजिस्ट्रेट बन पाएंगे? मजिस्ट्रेट, हाँ आरजेएस का एग्जाम नहीं बन सकता। RJS वो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाते हैं, वो आपको क्या पढ़ाएंगे? इंटरनेशनल सी लॉ। पानी का शिप इंडिया से 10 किलोमीटर आगे निकला, ध्यान से सुनिए, बहुत अब वो ध्यान सऊदी देने वाली अरब जा बात रहा है। है, तो बीच में अगर वह शिप डूब जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? बीच में उस पर समुद्री डकैत हमला कर देंगे तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? उन समुद्री डकैतों के ऊपर कहाँ मुकदमे चलेंगे, क्या होगा? ये स्पेस में सैटेलाइट भेजी गई तो कौन सा देश किस तरह के सैटेलाइट रूल्स को यू फॉलो करेगा? कौन देश की सैटेलाइट किसी दूसरे देश की सैटेलाइट को क्यों नहीं तोड़ सकती, और तोड़ेगी तो वो डैमेज कंपनसेशन कैसे मिलेगा? ये आपको क्लैट में पढ़ाया जाए। उसका जीवन में क्या उपयोग है? ना तुमको पानी के शिप बहाने हैं और ना तुम्हें सैटेलाइट उड़ानी है कोई इस्तेमाल? क्लैट की पढ़ाई जो है ये कॉर्पोरेट जगत के जो फैमिलीज के बच्चे हैं उनके लिए। अब जैसे मुकेश अंबानी का लड़की को पढ़े क्लैट तो समझ में आती है, क्योंकि उनके शिप फॉरेन आते जाते हैं, उन्हें जरूरत है उस लॉ की। समझ रहे हो नहीं? या जैसे ये आपका टेस्ला वाला है इलॉन मस्क, इसका बच्चा पढ़े क्लैट क्योंकि वो से स्पेस वो सैटेलाइट चलाने,
आपको कहाँ जाना है? अगर आप क्लैट करेंगी, ये समझ लीजिए, मतलब मैं आप कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं, पैशन नहीं है। अगर आप क्लैट करेंगी तो जीवन भर कॉर्पोरेट में नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के मुकदमे बस सिर्फ कॉर्पोरेट डील करता है, प्राइवेट एडवोकेट कोई डील नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ कि मतलब ये मैं आपके माध्यम से सब बच्चों को बता रहा हूँ कि ऐसे हमारे दिमाग में क्लैट करना है, तो क्लैट के डिसएडवांटेजेस भी तो देख लो। नहीं तो पता लगा 5 साल तुमने क्लैट की पढ़ाई की, परिवार का 10 लाख रुपए लगा दिया, 10 लाख से कम में क्लैट कहीं नहीं हो रहा है, 10 लाख रुपए लगा दिया, 5 साल जीवन के बर्बाद कर दिया, वहाँ पहुँच गए, चाहे सैटेलाइट लॉ पढ़ाया जाएगा। अब सैटेलाइट लॉ से क्या करो? मेनका गांधी जी जब हमारी मिनिस्टर थी तो हम उनके मिनिस्ट्री में गए ट्रेनिंग लेने। अब वो ट्रेनिंग चली हमारी 15 दिन, उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग देने वाले को बुलाया, अफ्रीका से बुलाया, भारत के बड़े बड़े प्रमुख ट्रेनिंग देने वाले आए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसके बाद जब लास्ट डे हुआ तो मेनका गांधी जी आए, कहा कि भाई आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी? 65 लोग थे हम लोग, मतलब कि टॉप इंडिया के 65 लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी बस। तो उसमें 64 लोगों ने चमचागिरी की, अरे मैडम बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक लॉ की जानकारी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वगैरह वगैरह। से कहा, हमने कहा मैडम मेरे 15 दिन बर्बाद हो। भाई मैं इंडिया के अंदर गाय को कटने से बचाना है, इंडिया के अंदर भैंस के ट्रांसपोर्टेशन को रोकना है, ऑस्ट्रेलिया के लॉ को जान के मैं करूंगा, अफ्रीका के लॉ को जानकर मैं करूंगा। आप मुझे ये बताओ कि भारत के अंदर एक ट्रक में 6 गाय लादी जा सकती है, उसमें 24 गाय लदी है। अब हमें ये बताओ क्या करना है? तो ट्रेनिंग का मतलब तो ये, हमने आपने इंटरनेशनल ट्रेनर्स बुलाए, बहुत पैसा खर्च किया सरकार ने हमको ट्रेन करने के लिए, लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद हमने सीखा क्या? तो कहते हैं आप तो एडवोकेट हैं, आप तो सब जानते हैं। हमने कहा मैडम मैं सब जानता हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, लेकिन बाकी और जो लोग हैं 63, ये तो लॉ फील्ड के नहीं हैं, ये तो नहीं जानते। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आज का सेशन आप लीजिए। तो लास्ट डे पूरा सेशन मैंने लिया। FIR क्या होती है, FIR के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एनिमल लॉ क्या है, एनिमल ट्रांसपोर्टेशन लॉ क्या है, एनिमल को सीज कैसे किया जाता है उसके लॉ क्या है, किस कोर्ट में मुकदमा चलेगा, थानेदार नहीं सुने तो क्या करना है, मजिस्ट्रेट नहीं सुने तो क्या करना है। 3.5 घंटे मैंने लोगों को एजुकेट किया। मेरी एज क्या है पता है? बस सिर्फ 30 ईयर्स। और जो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी एज क्या है? 55, 58, 60 ईयर्स। तो ये क्या है? चीजों की उपयोगिता की समझ है। पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो उसका उपयोग भविष्य में क्या है। अगर उस पढ़ाई का भविष्य में उपयोग है तो वह पढ़ाई में अपना समय पैसा वेस्ट करिए, नहीं है तो मत करिए। क्लैट पढ़ने से बेहतर है सिंपल LLB करिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आप जयपुर यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, जोधपुर यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से सिंपल LLB कर लीजिए। आपके राजस्थान के अंदर जुडिशियल ऑफिसर के एग्जामिनेशंस बहुत सरल हैं। हमारे यहाँ के बच्चे तो आंख बंद करके आएंगे, कॉपी लिख के चले जाएँ सिलेक्ट हो जाए, इतने सरल है। हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत है। आप दिल्ली के अंदर जाइए, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की कोचिंग करिए, आपको कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मजिस्ट्रेट बन जाइएगा। मजिस्ट्रेट का रुतबा 80-85 हज़ार रुपये तनख्वाह, और इसके बाद घर परिवार में मजिस्ट्रेट साहिबा हो जाएंगे आप। क्लैट की पढ़ाई कर लेने के बाद आप किसी भी कॉर्पोरेट में पहले 5 साल तो आपको बैग टांग के घूमना पड़ेगा। 5 साल क्लैट पढ़िए, 5 साल वहाँ एज ए जूनियर सीनियर के पीछे बैग टांग के घूमेंगे, और अगले 10 साल आप एज ए जूनियर एडवोकेट उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ मुकदमे ही इतने बड़े हैं, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 30,000 करोड़। आपके ऊपर थोड़ी वो मुकदमा छोड़ देंगे।
जब आप 45-50 साल की होंगी तब आपको जिंदगी का पहला मुकदमा मिलेगा। या मैं समझूं कि मेरा समय वेस्ट हुआ, 1 घंटे बोलने से कोई फायदा नहीं। तो बेझक जो आपको आता है, जो जितना अरे आप लोगों आपने ने सुना है, जो सुना है, ध्यान जितना से सुना ही होगा, तो पता होगा कंक्लूड करने में कि क्या चीज़ है। सप्लाई आप इधर आए, रिकॉर्डिंग आप आ रहे हो, बच्चों को चेक करना। आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, कोई नहीं है इसमें इतना बड़ा शेर जो एक पन्ने में समरी बता दे मेरे 1 घंटे बोलने की। सहा सुनिश्चित जैसा जरूर नहीं, आप पूरा बता पाए। जितना आपने सुना है, जितना आपकी नॉलेज है, जितना आपने जितना किया, आपने समझ पाया समझ पाए। उतना बताए। जब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, एलियन भाषा से बोल रहा था, मंगल ग्रह से आकर के कोई आदमी बोल के चला गया, ऐसा तो हिंदी भाषा तो आती है ना आप लोगों को, जो बोला वो सुनाई दिया, भैया समरी बता दो। बता दो कोई जितना से बता दे तेरे को। सुनती है तो बड़े ध्यान से सुनती है, तो बता। हिंदी भाषा है, बता चितन, क्या समझ पाई कोई आज की इस मीटिंग में, क्या समझा? अरे आप खड़ो खड़ो जी, आराम से कोई इसी कोई बिल्कुल फ्रैंक, आराम से खड़े होकर बात करो। बिल्कुल फ्रैंक, डरने की कोई नहीं, झिझक निकाल दो दिमाग में से। बेटा स्ट्रगल जीवन में कहीं नहीं है। चलो पहले हम तुम्हें भी इसी पे हमें याद दिलाना, मैं याद बताऊंगा अभी स्ट्रगल की परिभाषा क्या है, अभी हम तुम्हें बताऊंगा। चलो आगे। आगे एक तो ये तो बताया, इसके अलावा और तो समझ करना है, जितना इन्होंने बोला है उसको आपको इन शॉर्ट में पूरी क्लास को बता देना है। उन्होंने टारगेट कैसे हम इसको अचीव करना है, किस राह पे चलना है, ये इसका किस मतलब तरह से आप लोग decide आपका करेंगे। रिप्रोडक्ट करने का ब्रेन डेवलप नहीं। इसके लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज बता के जा रहा हूँ, सब लोग सुनिए। सुनिए आप ध्यान से, पीछे वाले सिंपल एक्सरसाइज ये है कि 5 बच्चे एक तरफ बिठा दीजिए और 5 बच्चे दूसरी तरफ बिठा दीजिए, और सर जो आए थे उन्होंने क्या क्या कहा, ये बच्चे इन बच्चों को बताएं, ये बच्चे इन बच्चों को बताएं, छूटना कोई विषय नहीं चाहिए। इतनी अगर आप एक्सरसाइज करने रहे हो तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो नए पाथवे डेवलप करेंगे। दूसरा, इस बच्ची का जो है कि जीवन में स्ट्रगल कहीं नहीं। स्ट्रगल की डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ को स्ट्रगल कहा जाता है? बताओ भाई, कोई भी बता दो, दूसरा व्यक्ति बताओ। संघर्ष की परिभाषा क्या है? हर माँ बाप कहता है मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बेटा तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं ना सब माँ बाप। संघर्ष की परिभाषा क्या है भाई? हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सभी करते हैं, कौन नहीं कर रहा है? जानवर भी करता है, इंसान भी करता है। स्ट्रगल है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। मोदी जी संघर्ष नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बन के 22 घंटे काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा संघर्ष कौन कर रहा है? तो हर चीज़ में स्ट्रगल, हार्ड वर्क है। स्ट्रगल कहीं नहीं है, यही मैं बताना चाहता हूँ। संघर्ष का मतलब बस सिर्फ इतना है कि जिस काम को करने की मेरी इच्छा नहीं है, मुझे परिस्थितिवश करना पड़ा, वो संघर्ष है। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके मैं मिलने गया तो उनकी बेटी ऐसे हमसे डिस्कस कर रही थी, तो कह रही थी कि अंकल मेरी मम्मी कहती हैं कि बहुत स्ट्रगल मैंने जीवन में किया। हमने कहा मम्मी को बुलाओ, माता जी आई। हमने कहा माता जी आप झोपड़पट्टी में रहती थी? कहने लगे नहीं। हमने कहा बल्ब सब जलते थे घर में, दिया में पढ़ना पड़ता था? कहने लगे हाँ बिल्कुल, लाइट आइट थी, मेरे पिताजी तो IAS थे। हमने कहा समय पे खाना मिलता था? कहा हाँ मिलता था। हमने कहा कि जब ठंड गर्मी होती तो AC चला लेती थी, हीटर वगैरह? कहा हाँ बिल्कुल चला लेते थे। हमने कहा तो भाई स्ट्रगल आपने कौन सा किया, ये बताइए। जो हमारी लाइफ है, लाइफ का हिस्सा है, इसको आप स्ट्रगल नहीं कह सकते। जैसे स्कूल पढ़ने आना है तो ये स्ट्रगल नहीं है, स्कूल की टाइमिंग है, स्कूल का डिसिप्लिन है, हमें उसके हिसाब से तैयार होकर स्कूल आना है, पढ़ना है और जाना है। ये स्ट्रगल नहीं। आप ये नहीं कह सकते मैंने पढ़ाई में बहुत संघर्ष किया, सुबह 6:30 बजे सो के उठना पड़ता था और 15 मिनट में मंजन करके तैयार होना पड़ता था और भागते हुए स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि 7:30 बजे प्रेयर हो जाती।
ये स्ट्रगल नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है। हमारे समाज में रोने की आदत है और सामान्य खुशी की चीज को भी हम रो रो के बताते हैं। होता ना ऐसा, ये सामान्य खुशी की चीज को भी रो रो के बताते हैं। इसलिए जीवन में इस बात को एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि जीवन में स्ट्रगल है। आप यहाँ बैठे हो, स्कूल की ड्रेस में बैठे हो, इसका मतलब आपके माता पिता की इतनी क्षमता है कि आपको स्कूल की ड्रेस खरीदवा सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, सोने के लिए कंफर्ट जोन दे सकते हैं, है ना? सबके पास है, तो फिर स्ट्रगल नहीं है। आप झूठ बोल रहे वो गेट बंद कर दो, एक बच्चा खड़ा हो, हो। बताइए आपकी क्या राय है? ये जिसे आपको स्ट्रगल करके बताया जा रहा है, स्ट्रगल नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है। और लाइफ स्टाइल को कभी स्ट्रगल मत समझिए। अगर आप लाइफ स्टाइल को स्ट्रगल समझ लेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं सोचे 1100 किलोमीटर दूर से आया हूँ, लखनऊ से, यूपी। इधर सुनिए, मौसम बिगड़ता रहता है, ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिए। अब मैं 1100 किलोमीटर दूर से आया हूँ, रास्ते में इतने ट्रक मिले, बस मिले, किसी ने हॉर्न बजाया, किसी ने ओवरटेक किया, किसी ने अचानक ब्रेक लगाया, किसी ने कुछ किया, तो क्या मैं ये कहूँ बहुत स्ट्रगल से आए हैं? नहीं। अगर गाड़ी चलेगी तो आपको ओवरटेक करने वाले भी होंगे, हॉर्न बजाने वाले भी होंगे, ब्रेक लगाने वाले भी होंगे, आपसे लड़ने झगड़ने वाले भी होंगे, सब होगा। इसलिए या तो ड्राइविंग मत करिए, और ड्राइविंग करेंगे तो ये सब ड्राइविंग का पार्ट है, स्ट्रगल नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना है तो ये जीवन का पार्ट है, स्ट्रगल नहीं है। स्पष्ट हो गया? इसलिए स्ट्रगल की परिभाषा बदल गई। तो अब आगे आपके स्कूल का मैनेजमेंट, टीचर्स आपको गाइड करेंगे। मैं 4-6 महीने बाद फिर आऊँगा, तब तक आप लोग अपने विज़न को चेंज करिए, अपने को डेवलप करिए। अब आज के पूरे प्रोजेक्ट की समरी 4 लाइन में बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिए और अपने जीवन में उतारिए। सुनिए, इम्पोर्टेंट बातें आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि लाइफ में अपने पैशन, अपनी रुचि के अनुरूप अपना टारगेट आज ही डिसाइड करिए। दूसरी चीज़, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी आप जहाँ से भी पा सकते हैं उसे ले लीजिए। तीसरी चीज़, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने माइलस्टोन डिसाइड कर लीजिए कि हमें 6 महीने में यहाँ पहुँचना है, साल भर में यहाँ पहुँचना है, 2 साल में यहाँ पहुँचना है। और फिर चौथी चीज़, ईश्वर की कृपा आप पर है, इसलिए जीवन में कोई भी काम ये मत सोचिए कि स्ट्रगल, क्योंकि जब आप सोच लेते हो कि स्ट्रगल है तो आपकी बुद्धि आपके कार्य करने की क्षमता को कम कर देती है। ठीक है? मेरी मीठी बात करें। देखिए, आदरणीय सर हमारे यहाँ विद्यालय में बता रहे हैं और आपको जो ज्ञान की बात बताइए, जो नॉलेज की बात बताइए कि आगे चलकर क्या आपको अचीव करना है, टारगेट हमें कैसे बनाने हैं, इन चीज़ों को आप में ध्यान में अभी से आपको डिसाइड करना होगा। तब आप अलग हट के अपने एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी में अपनी पहचान बनाएंगे। तो ये आज इन्होंने जो मोटिवेट किया है, इससे आप लोग, मैं मानता हूँ कि इससे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। ऐसे कई बार डिस्कस वगैरह चर्चाएं हुआ करती है, परंतु ऐसी डिस्कस अभी तक मैंने तो अभी देखी नहीं है। मेरे अभी तक जो जीवन काल के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम हुआ करते हैं, उन प्रोग्रामों में के अंदर ऐसा कोई बताने वाला महानुभाव विद्यालय के अंदर आया नहीं है, जो आपको कुछ वास्तव में जो बेस क्या है और कहाँ हम जा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको बताने के लिए आज तक स्कूलों के अंदर ये ऐसी जानकारी देने के लिए आज तक कोई नहीं आया कि हमें कहाँ जा रहे हैं, हमें दिशा विहीन है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना कितना इम्पोर्टेंस है, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये नहीं है, ये इन चीज़ों को इन्होंने बताया। हम आपके विद्यालय परिवार आपका
आभारी है सर का धन्यवाद करते हैं। आपको एक काम इसलिए करना होगा कि बच्चों के ना ग्रुप बनाने होंगे आपको। बच्चों का ग्रुप बना के 10 बच्चों का जो कंसंट्रेट करना है वो इनकी पहली प्रैक्टिस है। आपको बच्चों के ना 10 बच्चों का ग्रुप बना देना है। तो जैसे टीचर ने क्या पढ़ाया है तो दूसरे ग्रुप दूसरे बच्चे के साथ डिस्कस करेगा और पहला ग्रुप दूसरे के साथ डिस्कस करेगा। ये इनकी पहली एक्सरसाइज है। जब ये इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और जब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो मैं इसे अनुरोध करूँगा फिर आकर उसके आगे के स्टेप के आपको एक्सरसाइज यहीं से ब्रेन का डेवलप नहीं है। मतलब एक फैकल्टी से दूसरे फैकल्टी हाँ मतलब 2 ग्रुप बन गए। उन्होंने कहा कि हमें फ्लैट पढ़ना है, तो एक है कि फ्लैट पढ़ना है का ग्रुप बन गया, एक है फ्लैट नहीं हमें सिंपल लॉ करना है, एक उसका ग्रुप बन गया। अब दोनों बैठकर डिस्कस करें, उससे उसके एडवांटेज टारगेट अचीव के आधार पर उन्होंने क्या डिसाइड किया। इस तरह आप करेंगे तो बच्चों को नई इंफॉर्मेशन नया। चलो भाई ठीक है। अच्छा हाँ लो भाई देखो सभी बच्चों के लिए मैं चॉकलेट लाया, ठीक है? तो आप सभी लोग एक एक आइए, चॉकलेट लीजिए और यहाँ से 11th और 12th वालों को 9th और 10th तो छोटे बच्चे हैं अपनी क्लास में जाएंगे। अब पहले गर्ल्स एक बच्चे जाएंगे लेके जाएंगे। बस आइए ले जाओ, ये रखा हुआ है। जैसे अभी क्लास में जाना है, बाहर बारिश हो रही है, उसको देखते हुए हम आपको छोड़ेंगे। आप एक बार प्रॉपर अपनी क्लास में जाए। हाँ अभी तो क्लास में जाओगे आप अपने बारिश हो रही बात है। हाँ कोई बात नहीं, एक एक ये यहाँ रख लीजिए और सब बच्चे एक एक पीस लीजिए निकल जाए, ठीक है? और 3-4 महीने बाद आएंगे तो फिर मिलेंगे। आओ ठीक है? चलो चलो बाकी सब लोग उठा के जाओ। आश्रम बड़े बच्चे 12:40 हो गया।